तो तुम्हारा डीवीआर काइजू नंबर 8 पर दोबारा से लेकर वीडियो आ चुका है। और हाँ, ये मांगा के फाइनल बैटल का पार्ट 1 होने वाला है। अगर तुमने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा जाके पहले वो देख लो, वरना ये तुम्हारे समझ में नहीं आने वाली। मैंने पार्ट 1 आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम वहाँ पे जाकर आराम से देख सकते हो। तो चलो अब पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम इससे पहले देख चुके हैं कि काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन वो कुछ अलग ही यूनिक फॉर्म थी, जैसे कि अल्ट्रा इंस्टेंट। मतलब कि काफका की पूरी स्किन व्हाइट हो चुकी थी और सभी लोग काफका की इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। और उस फॉर्म में आने के बाद काफका का रेजिलियंस बोले तो फोर्टिट्यूड इतना ज्यादा था कि उनकी एडवांस मशीन डिटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। और इस मोमेंट में इटामे रियलाइज करता है कि अगर वे डिफेंस फोर्स के सभी स्ट्रॉन्ग वेपन का इस्तेमाल कर भी काफका और उस मेगा मॉन्स्टर जैसे मॉन्स्टर को डिफीट करे तो वे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री में ये दो ऐसे पहले मॉन्स्टर्स है जिनका रेजिलियंस नापा नहीं जा सकता। और जब काफका काइजू नंबर 8 की पावर को फील करता है तो वो देखता है काइजू नंबर 8 की पावर का ट्रू सोर्स, जो कि एंगर, हेट और रिग्रेट से काफी भरी हुई है। मतलब कि उन सभी सामुराइज की नेगेटिव इमोशंस। और ये पावर सोर्स उन सभी सामुराइज का था जो कि मेराय के एरा की वॉर हार चुके थे। और यही नेगेटिव इमोशंस काइजू नंबर 8 का ब्लैक फ्यूल सोर्स है, जिससे उसको पावर मिलती है अपने एनिमीज से फाइट करने की। फिर इसके बाद काफका अपनी फुल रेंज में आने के बाद फाइट के लिए तैयार हो जाता है और उसके आसपास उन सामुराइज की सोर्स को देखकर वे मेगा मॉन्स्टर मुस्कुरा रहा था, जो कि काफी हैरानी की बात है। और ऐसा इसलिए मेगा मॉन्स्टर को काफका के अंदर हारे गए मेराय के एरा के सामुराइज दिख रहे थे। फिर इसके बाद वो भी अपने खाए गए सभी सामुराइज की रेत जगाने के बाद काफका के ऊपर बढ़कर उस पर पंच मार देता है। और उस पंच की पावर इतनी थी कि वहाँ की सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट उस पंच का असर काफका के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। और फिर काफका अपनी फिंगर एक बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पे फेंकूंगा। एंड इसके बाद उसके ऊपर पंच मार कर भी उसको सीधा उसी बिल्डिंग में फेंक देता है। और वो मेगा मॉन्स्टर कई सारी बिल्डिंग्स को तोड़कर उस बिल्डिंग तक पहुंच भी जाता है। एंड काफका ये बात अच्छे से जानता था कि इस मेगा मॉन्स्टर के अंदर नंबर 9 की रेजिलियंस और इंटेलिजेंस ही है, जिससे ये पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इतना कि वो 400 ईयर्स पहले भी नहीं था। एंड इसके बाद काफका उस मेगा मॉन्स्टर को पंच करके हवा में फेंक देता है। बट वो मेगा मॉन्स्टर काफका को अपनी टेल से पकड़ के उसको एक बिल्डिंग में फेंक कर काफी तेजी से उसकी तरफ आता है। फिर काफका के ऊपर काफी सारे तगड़े पंचेस करता है, जिससे काफका जैसे तैसे डॉज करके बिल्डिंग से बाहर निकलकर बच चुका था। बट वह मेगा मॉन्स्टर अपना मुंह खोल के काइजू नंबर 2 की प्लाज्मा बीम काफका पे शूट करता है। और उस एक बीम के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी कि पूरे ताचिकावा बेस को आराम से डिस्ट्रॉय कर सके। तो इसलिए काफका अपना रोनाल्डो बनकर उस बीम को फुटबॉल की तरह हवा में उछाल देता है। फिर ऐसे ही बीम्स लेकिन उससे थोड़ी कम पावरफुल वे मेगा मॉन्स्टर काफका के ऊपर शूट करता है, जिससे तो फिलहाल काफका उड़ते हुए बच रहा था। लेकिन एक और सरप्राइज बीम जो कि ग्राउंड से आती है और वह काफका को बस लगने ही वाली थी, लेकिन तुरंत काफका उससे बच जाता है। एंड इसके बाद तो वह मेगा मॉन्स्टर रुकता ही नहीं है, वह लगातार काफका के ऊपर बीम फेंक रहा था। एंड उस मोमेंट में मेरा फेवरेट कैरेक्टर नारुमी सोचता है कि चीफ इसाओ के पास जब नंबर 2 वेपन था तो वे खुद इतने कैपेबल थे कि वे पूरे दिन में सिर्फ 2 ही बीम्स को फेंक सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये मेगा मॉन्स्टर तो लगातार कई सारी बीम्स को फेंक रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये मॉन्स्टर डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री का सबसे आउटस्टैंडिंग मॉन्स्टर है, बोले तो एक अल्टीमेट बीस्ट। लेकिन जैसे तैसे उन बीम से बचने के बाद काफका उस मेगा मॉन्स्टर के एकदम सामने आ जाता है एंड उसके सर को पकड़कर जमीन में धंसा देने के बाद उस पे लगातार पंचेस करता है। एंड तभी काफका अचानक से रुककर सभी से कहता है कि डेंजर जोन को एक्सपेंड कर दो कम से कम 5 किलोमीटर तक, क्योंकि अब ये मेगा मॉन्स्टर अपनी ट्रू फॉर्म में आने वाला है। और हम देखते हैं कि मेगा मॉन्स्टर सच में अपनी ट्रू फॉर्म में आ रहा था। उससे तुरंत दूर हटने के बाद काफका सभी को बताता है कि ये वही मेगा मॉन्स्टर है जिसने 400 ईयर्स पहले पूरे टोक्यो को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये मॉन्स्टर कई सालों से जमीन में छिपा हुआ था, उस वक्त के इंतजार में कि वे कब बाहर निकल कर आए। एंड सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि काफका को ये बात भला कैसे पता। एंड साथ ही में हैरान तब भी होते हैं जब वे लोग उस मेगा मॉन्स्टर की ट्रू फॉर्म देखते हैं। और अगर उस मॉन्स्टर की साइज की बोले तो काफका उस मॉन्स्टर के सामने काफी छोटा लग रहा था। साथ ही में हम उसकी फॉर्म के साथ देख पाते हैं कि इस मॉन्स्टर के अंदर कई सारे मॉन्स्टर अटैच थे। एंड उसकी भी ट्रू फॉर्म देखने के बाद नारुमी समझ जाता है कि क्यों उस मॉन्स्टर के अंदर मल्टीपल अटैक्स के सिग्नल्स आते थे, क्योंकि ये मॉन्स्टर कोई एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि कई सारे मॉन्स्टर्स का फ्यूज्ड फॉर्म है। एंड फिर वो मेगा मॉन्स्टर अपना मुंह खोल के अपने साउंड वेव से काफका के ऊपर अटैक करता है, जिससे काफका जम करके बच तो चुका था, लेकिन दोबारा से वे मेगा मॉन्स्टर के ऊपर पंच करता है, जिसको मेगा मॉन्स्टर ने काफी आसानी से ब्लॉक कर लिया था। एंड इसके बाद काफका अपनी फुल पावर अनलीज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर मल्टीपल पंचेस करता है। बदले में वो मेगा मॉन्स्टर भी इसके ऊपर मल्टीपल पंचेस करता है। और इस मोमेंट में काफका सोचता है कि ये मॉन्स्टर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो इसलिए उसको कोई ओपनिंग ढूंढकर इस मॉन्स्टर के कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। और जब काफका उसके करीब जाने का ट्राई करता है तो वे मॉन्स्टर काफका के ऊपर अपना अटैक मार करके उसका चेहरा उड़ा देता है।
फिर तभी उसकी पीठ पे बना एक बड़ा सा माउथ काफी जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज बोले तो सोनिक वेव उन सभी काइजूस तक पहुंचती है जिनको अब तक डिफीट करा जा चुका है। और वो सोनिक वेव क्या करती है, उन सभी डिफीटेड काइजूस को रीजनरेट। और देखा जाए तो ये काइजू नंबर 9 की पावर थी, जो कि हर एक डिफीटेड काइजू को रीजनरेट करके उसको अपना स्लेव बना लेता है। और ऐसा नहीं है कि ये सोनिक वेव सिर्फ टोक्यो तक थी, नहीं, पूरे जापान के सभी काइजूस जिनको डिफीट करा जा चुका है वे वापस से रीजनरेट हो जाते हैं। इसके बाद मीना, नारुमी और होशिना उन तीनों के ऊपर लोअर लेवल के काइजू अटैक करते हैं जो कि ऑलरेडी अपनी लिमिट में हैं। और अब उस मोमेंट के अंदर काफ्का के दिमाग में सिर्फ एक ही प्रेशर था, जल्द से जल्द इस मॉन्स्टर को हराना। एंड जैसे ही काफ्का उसके ऊपर पंच करने के लिए बढ़ता है तो वे मॉन्स्टर अपने अटैक की एक शील्ड बना लेता है, जिससे कि वो मेगा मॉन्स्टर काफ्का को अपने पास आने से रोक रहा था उसके ऊपर अटैक करके। एंड इसके बाद नारुमी होशिना से कहता है कि शायद से नंबर 1 ही नंबर 8 को एक ओपनिंग दे सकता है उस पर अटैक करने के लिए। होशिना को लग रहा था कि नारुमी अपनी बात कर रहा है, जबकि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बट सडनली उस मेगा मॉन्स्टर के ऊपर एक कैनन से अटैक किया जाता है और तुम यकीन नहीं करोगे कि वो अटैक किया था शिनोमिया किकोरू ने, जो कि काइजू नंबर 1 की आइस का इस्तेमाल कर रही है। अब यहाँ से हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नारुमी को शिनोमिया के बारे में पहली बार पता चला था कि शिनोमिया अपनी मॉम के वेपन नंबर 4 को तो यूज कर ही सकती है, साथ ही में नंबर 1, 2 और 7 को भी। और अपनी इस खूबी के साथ शिनोमिया डिफेंस फोर्स की क्लास 5 की कंपैटिबल है। और अगर देखा जाए तो पूरे डिफेंस फोर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा मिरेकल था, लेकिन शिनोमिया उन सभी को इस न्यूज के बारे में बताने के लिए मना करती है, क्योंकि बाय चांस अगर काइजू नंबर 9 ने डिफेंस फोर्स के किसी भी मेंबर को कंज्यूम कर लिया तो उसको शिनोमिया की इस एबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। और शिनोमिया ऐसा नहीं चाहती कि काइजू नंबर 9 को उसकी इस एबिलिटी के बारे में पता चले, क्योंकि इसकी ये एबिलिटी पूरे डिफेंस फोर्स के लिए एक सीक्रेट ट्रम्प कार्ड है। और साथ ही में शिनोमिया नारुमी से ये भी रिक्वेस्ट करती है कि नारुमी शिनोमिया को काइजू नंबर 1 का सूट यूज करना सिखाए, मींस उसकी आईज। अब प्रेजेंट में नारुमी होशिना को बताता है कि किकोरू की इसी एबिलिटी के साथ नारुमी काफ्का के बर्जर्कर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कॉम्बैट प्रैक्टिस कर पाया। और देखा जाए तो काइजू नंबर 1 के पास काउंटलेस आइजिस है, जो कि हर एक बीइंग के अटैक को प्रिडिक्ट कर पाती है। जिस वक्त डिफेंस फोर्स ने काइजू नंबर 1 को हराया था तो उन्होंने काइजू नंबर 1 की आइजिस को स्टोर करके रखा, जो आज वक्त पे उनके काम भी आ रही है। और अगर देखा जाए जहाँ पर भी नारुमी खड़ा है उसके विजन को शिनोमिया भी देख सकती है। और अब शिनोमिया अपनी क्लास 5 की एबिलिटी का इस्तेमाल करके काफ्का के साथ मिलकर लड़ेगी मेगा मॉन्स्टर के अगेंस्ट। फिर शिनोमिया काफ्का से कहती है कि इस मेगा मॉन्स्टर के अंदर अभी भी उसके फादर जिंदा होंगे, तो इसलिए वे काफ्का को एक ओपनिंग देगी उसके ऊपर अटैक करने की। और उस मोमेंट में काफ्का जरा सा भी अपने हाथ को पीछे ना करे, अपनी पूरी ताकत झोंक दे। काफ्का शिनोमिया से कहता है कि ये काम तो वे उसके ऊपर छोड़ दे, क्योंकि चीफ इसाओ उनका वेट कर रहे हैं कि कब वे लोग चीफ इसाओ को फ्री करेंगे। फिर इसके बाद काफ्का अपनी फोर्स को रिलीज कर उस मेगा मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर काफ्का को रोक पाता, शिनोमिया उस मेगा मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर उसको रोक देती है। मतलब कि काफ्का को शिनोमिया का फुल बैकअप मिल रहा था। और अभी तो शिनोमिया उस मेगा मॉन्स्टर के अटैक को प्रिडिक्ट कर रही थी, क्योंकि उसके कोर को ढूंढना उसके लिए भी नारुमी की तरह मुश्किल था। वही हम मीना को देखते हैं, जो कि अपने सामने के काइजूस को डिफीट करने के बाद कुनुगी से एक फेवर मांगती है। इसके बाद से हम देखते हैं शिनोमिया को, जो कि उस वक्त को याद कर रही थी जब काइजू नंबर 9 ने चीफ इसाओ की बॉडी को पोजेस कर लिया था। उस टाइम शिनोमिया काफी ज्यादा बेबस थी, इतनी कि वे उनकी मदद भी नहीं कर पा रही थी। और उसकी इसी कमजोरी की वजह से काइजू नंबर 9 उसके फादर को उसी के सामने ले गया। बट अब टाइम कुछ अलग है, वो पहले की तरह वीक नहीं रही, वे अपने फादर को इस बार फ्री करके रहेगी किसी भी हालत में। इसके बाद तो काफ्का उस मेगा मॉन्स्टर के ऊपर टूट पड़ता है। जब भी वे मेगा मॉन्स्टर काफ्का के ऊपर अटैक करता, तुरंत ही शिनोमिया उसके ऊपर अटैक करके उसको रोक देती, जिससे काफ्का फुल लेवल पर उस मेगा मॉन्स्टर को डोमिनेट कर रहा था। और देखा जाए तो शिनोमिया के पास सबसे पहले तो ये काम था कि वे काफ्का को सपोर्ट करेगी एंड साथ ही साथ उस मेगा मॉन्स्टर के कोर को भी ढूंढेगी। बट प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उसका सूट भी नारुमी के लेवल तक ओवरहीट हो चुका था। फिर काफ्का होशिना आपस में बात करते हैं कि इस मॉन्स्टर के अंदर भी नंबर 9 वाली एबिलिटी होगी, कि ये मॉन्स्टर भी अपने कोर को एक इनविंसिबल बैरियर शील्ड से प्रोटेक्ट करता हो। तभी मीना उन दोनों से कहती है कि मेगा मॉन्स्टर के कोर का पता चलने के बाद उसके कोर को एक्सपोज वह करेगी। वही उसी वक्त शिनोमिया उस मॉन्स्टर के थोड़ा करीब जाके उसके कोर को ढूंढ रही थी, लेकिन उसके लिए मुश्किल पार्ट ये था कि उस मॉन्स्टर के अंदर कई सारे कोर के सिग्नल्स आ रहे थे और उसके रियल कोर को ढूंढना अब उसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल टास्क था। एंड तभी शिनोमिया के नोज से ब्लीडिंग होती है, क्योंकि उसके सूट की 12% पावर डिक्रीज हो चुकी है। और जैसे ही वो मेगा मॉन्स्टर शिनोमिया को देखकर उस पर अटैक करता है, तो शिनोमिया भी नंबर 4 वेपन का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करती है। अब यहाँ से हमें शिनोमिया के मेमोरीज में उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। जिस दिन शिनोमिया अपने मॉम डैड के सामने सो रही थी, मीन्स सोने का नाटक कर रही थी, उस दिन उसने उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन सुनी।
उस वक्त सिनोमिया की मॉम मीन्स हिकारी ने इसाओ से एक प्रॉमिस करने के लिए कहा था, जब सिनोमिया बड़ी हो जाएगी तो वह किकोरू की ग्रोथ के लिए एक स्ट्रिक्ट मॉम बनेगी, तो इसलिए इसाओ को ही उसको मॉम और डैड दोनों का प्यार देना होगा। लेकिन जिस दिन हिकारी पास अवे हो गई तो उसी दिन इसाओ इमीडिएटली चेंज हो गया सिनोमिया के लिए। उसने सिनोमिया की ग्रोथ के लिए हिकारी से किए गए वादे को पूरा किया। वह सिनोमिया के लिए एक स्ट्रिक्ट डैड बना। एंड अब प्रेजेंट में सिनोमिया अपनी सूट की पूरी फोर्स पावर लगा के मेगा मॉन्स्टर के ऊपर सूट करके उसके कोर को एक्सपोज कर देती है एंड सभी को बता देती है उस मेगा मॉन्स्टर की कोर की लोकेशन के बारे में, जिससे सबको पता चल चुका था कि उसका कोर आखिर कहां पर है। लेकिन अब सिनोमिया की पूरी फोर्स पावर लगा देने की वजह से उसकी सूट की पावर खत्म हो चुकी है, जिससे वो उस मेगा मॉन्स्टर के हाथ से नहीं बच पाती और वो मेगा मॉन्स्टर सिनोमिया को जमीन पर पटक देता है। और ऐसी खराब हालत में होने के बाद भी सिनोमिया इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अभी भी लड़ने के लिए तैयार थी। बट सिनोमिया इस वक्त सोच रही थी कि वह तब तक हार नहीं मानेगी जब तक वह नारुमी और अपने मॉम डैड को सरपास ना कर ले, इवन पूरे डिफेंस फोर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ना बन जाए। एंड हम देखते हैं कि सिनोमिया अपनी बची कुची पूरी फोर्स पावर लगाकर उस मेगा मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देती है। किकोरू के अटैक करने के बाद काफका भी उस मेगा मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसको उस जगह पे खड़ा कर देता है, जिससे मीना अपने टारगेट को मिस ना कर पाए। एंड जैसे ही वो मेगा मॉन्स्टर उसकी टारगेट लोकेशन में आता है तो तुरंत मीना कैरोनोस से उसके ऊपर शूट कर देती है। लेकिन वह मेगा मॉन्स्टर मीना के आते हुए इस अटैक को सेंस करके नंबर 2 की बीम से उस अटैक को टैकल करता है। और ये मुकाबला इस वक्त चल रहा था पावर वर्सेस पावर का। नंबर 2 की बीम इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मीना का वेपन कैरोनोस ओवरहीट हो चुका है और वह किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है, जिसके अंदर इस वक्त मीना बैठी है। लेकिन मीना को सपोर्ट करने के लिए किकोरू नंबर 4 के एक्स से 93% फोर्स पावर लगाकर सिनोमिया अपनी इस फाइनल स्ट्राइक में अपने फादर इसाओ को याद करने के बाद उस मेगा मॉन्स्टर के ऊपर सर पे दे मारती है, जिससे नंबर 2 की बीम तुरंत रुक जाती है, जिसको मेगा मॉन्स्टर शूट कर रहा था। एंड इसके बाद मीना का वेपन कैरोनोस उस मेगा मॉन्स्टर को पूरा ब्लोड कर देता है, जिससे उस मोमेंट के अंदर उस मेगा मॉन्स्टर का कोर एक्सपोज हो चुका था। एंड इसके बाद बारी आती है अपने काफका हिबिनो की, और वो मॉन्स्टर अपने कोर को एक इनविंसिबल बैरियर शील्ड से प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर इसके बाद काफका अपने इस फाइनल पंच में उन सभी सामुराइज की सोल्स मींस हेड को कैरी कर रहा था। एंड हम देखते हैं कि अपने कोर को डिस्ट्रॉय होने से पहले मेगा मॉन्स्टर काफी तेजी से हील कर रहा है। एंड इससे पहले कि मेगा मॉन्स्टर काफका को रोक पाता तभी इस मॉन्स्टर को आधा फ्रीज कर दिया जाता है। एंड तुमने सही गैस किया, वहां पर आ चुका था अपना इचिकावा। वह काफका को तुरंत ही उस मेगा मॉन्स्टर की कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है और अपने इस फाइनल पंच में काफका अपना सब कुछ लगा देता है, जिसमें उसकी मुलाकात अपने चाइल्ड सेल्फ से भी होती है, जहाँ पे काफका कहता है कि भले ही उसका ये फ्यूचर उसकी बनाई गई पिक्चर ड्रीम जैसा ना हो, लेकिन ये उससे ज्यादा कूल है। एंड काफका जैसे ही अपने इस फाइनल पंच के अंदर अपनी पूरी पावर झोंक देता है तो तब तक मेगा मॉन्स्टर भी अपने एक स्मॉल फॉर्म के साथ आकर काफका को रोकने वाला था, बट तब तक बहुत देरी हो चुकी है। काफका ने अपना फाइनल पंच लैंड कर दिया है, जिस पंच को नंबर 9 की इनविंसिबल बैरियर शील्ड भी नहीं रोक पाती। एंड मेगा मॉन्स्टर के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एंड हम देखते हैं कि उसके कोर के डिस्ट्रॉय होते ही उसकी बॉडी एग्जॉस्ट होने लगती है। एंड फाइनली इतनी सारी डिस्ट्रक्शन के बाद वो मेगा मॉन्स्टर हार चुका था, जिससे पूरा कंट्रोल रूम यहाँ तक कि सभी सिविलियंस काफी ज्यादा खुश होते हैं। मीना के ये नोटिस करने के बाद कि उस मेगा मॉन्स्टर के सभी वाइटल सिग्नल्स लॉस्ट हो चुके हैं, तो वे सभी से काफका के बारे में पूछती है कि आखिर वो कहाँ है। एंड अब हमें काफका को दिखाया जाता है जो कि अपने फाइनल पंच को मारने के बाद मेगा मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर अभी भी है। और उस वक्त काफका सोच रहा था कि वह इस चीज को फील कर पा रहा है कि उसके अंदर मौजूद सभी सामुराइज की जो सोल्स है उन्होंने अपना रिवेंज ले लिया है, इसलिए वह वापस जा रही है, मीन्स फेड हो रही है। इसका मतलब कि काफका भी फेड होगा, मींस काफका का दी एंड। बट काफका को इस बात का रिग्रेट नहीं था कि उसका एंड हो रहा है। एक्चुअली वह खुश था, एटलीस्ट उसने मीना से करे गए वादे को पूरा किया और डिफेंस फोर्स के अंदर मौजूद अपने काफी अच्छे दोस्त बनाए। एंड इन सब के लिए काफका अपनी लाइफ को थैंक्स कहता है, और वो भी सामुराइज की तरह फेड हो रहा था। एंड तभी उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर इसाओ कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। इसाओ को देखकर काफका डरते हुए पूछता है कि आखिर वो उसके ब्रेन के अंदर क्या कर रहा है। यही नहीं, काफका अपने ब्रेन के अंदर देख पा रहा था मेगा मॉन्स्टर के अंदर सभी फ्यूज्ड मॉन्स्टर्स की कॉन्शियसनेस को, जो कि उसी के साथ फेड हो रही थी। इसाओ काफका को बताता है कि वह यहाँ पर काफका को थैंक्स कहने के लिए आया है, बट उल्टा काफका इसाओ से माफी मांगता है कि टोक्यो में हुए इंसिडेंट में वे नंबर 9 को नहीं रोक पाया।
बट इस चीज पे ध्यान ना देने के लिए बोल कि इस डिजास्टर के बाद टोक्यो के अंदर काफी सारा डिजास्टर हुआ है, तो इसलिए उसमें हुई नुकसान को वापस से रिकवर करने के लिए इसमें उन लोगों को काफी सारा टाइम लगने वाला है। एंड इसके बाद इसाओ काफका को एक मिशन देता है कि इस डिजास्टर के आने वाले समय में काफका सभी को हिम्मत दे उसको फेस करने की, ताकि वह अपने नेशन को वापस से रीबिल्ड कर पाए। बट काफका इसाओ को समझाता है कि उसने मेगा मॉन्स्टर को हराने के लिए अपने हर्ट को कोर में कन्वर्ट कर दिया था, तो इसलिए सभी सामुराइज की सोल के फेड होने के साथ साथ काफका भी फेड हो रहा है। लेकिन इसाओ काफका की आंखें खोलने के लिए उसके ऊपर पंच कर देते हैं और अपने फाइनल वर्ड्स ये कहते हैं कि काफका उसकी बेटी किकोरू का ध्यान रखे। एंड जब उस मेगा मॉन्स्टर की बॉडी फेड हो रही थी तो सिनोमिया देखती है कि उस मेगा मॉन्स्टर की बॉडी से बाहर निकलकर गिर रहा था काइजू नंबर 8। एंड जैसे ही इचिकावा और किकोरू काइजू नंबर 8 की बॉडी को पकड़ते हैं तो तभी काफका वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ रहा था। और मेरे समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो सामुराई ने काफका को कहा था अगर उसने अपने हर्ट को कोर में कन्वर्ट कर लिया तो वह वापस से ह्यूमन नहीं बन पाएगा। बट जैसे ही काफका की इसाओ से बात हुई तो उसके बाद वह ह्यूमन बन गया। क्या ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि इसाओ ने ही काफका को अपना हर्ट दिया है? ऐसा मुझे लगता है, अभी मैं कुछ कंफर्म होके कह नहीं सकता हूँ। खैर अगर हम स्टोरी में वापस से आगे बढ़े तो हम देखते हैं काफका को जो कि 4 महीने तक डिफेंस फोर्स के हॉस्पिटल में बेहोश था। सबसे पहले काफका आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता है जब वे 4 महीनों तक बेहोश था तो तब तक इस वर्ल्ड में क्या क्या हो चुका है कि मेगा मॉन्स्टर के डिजास्टर वाले इंसिडेंट के अंदर 1316 काइजूस को सब्जुगेट किया गया था और उस डिजास्टर में जापान को 564 ट्रिलियन यन का नुकसान हो चुका है और जापान की डिफेंस फोर्स हिस्ट्री में ये अब तक का वर्स्ट डिजास्टर माना जा चुका है। और डिजास्टर के बाद जापान का कोई भी शख्स दुख के कारण हार कर बैठा नहीं था, वहाँ के लोग साथ मिलकर दोबारा से जापान को रीबिल्ड कर रहे थे और काफका मींस काइजू नंबर 8 पूरे जापान का हीरो बन चुका था। हालांकि इसके बाद काफका के भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अब तक वे अपनी ह्यूमन फॉर्म में कैसे हैं, जबकि काफका अभी भी काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो सकता है क्योंकि उसको अभी भी अपने अंदर कोर फील हो रहा है। और इसमें तो काफका को इसाओ का काम लग रहा था जिसने सभी सामुराइज की सोल्स को शांति से बाय बाय करने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से अभी भी उसके अंदर सभी सामुराइज की सोल्स है। एंड इसके बाद काफका के पूरे तैयार हो जाने के बाद काफका की चाइल्डहुड फ्रेंड मीना उसके रूम में आती है एंड उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। एंड जब काफका मीना के साथ 3rd डिवीजन पहुंचता है तो वे देखता है कि वो तो बस बनकर तैयार ही होने वाला था। एंड सबसे पहले तो वे उस पार्किंग लॉट को भी देखता है जहाँ पर उसकी फर्स्ट टाइम सिनोमिया से मुलाकात हुई थी, फिर वो ट्रेनिंग ग्राउंड जहाँ पर सभी लोग उससे काफी ज्यादा फास्ट थे एंड वो सेरेमनी हॉल जहाँ पर मीना ने काफका से पुशअप्स लगवाए थे। एंड इसके बाद वो मेन गेट जब काफका का सीक्रेट रिवील हुआ था कि वो काइजू नंबर 8 है तो उसको 1st डिवीजन उसी गेट से ले जाया जा रहा था। और उस समय काफका ये भी याद करता है कि इचिकावा ने उससे कहा था कि वह उसके आने का वेट करेगा। एंड इसके बाद जब काफका अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स खड़े थे एंड इचिकावा दोबारा से उससे कहता है वेलकम बैक, जिसे देखने के बाद तो काफका तुरंत ही इमोशनल होकर रो पड़ता है। एंड इसके बाद हमें ये पता चलता है कि काफका के सभी दोस्त कि इचिकावा, इहारू, हारुइची और आओई सभी के सभी 3rd डिवीजन के प्लेटून लीडर बन चुके हैं। और अगर बात है सिनोमिया की तो वो अब 1st डिवीजन की वाइस कैप्टन है और 1st डिवीजन का पिछला वाइस कैप्टन हासेगावा अब हेडक्वार्टर का एडवाइजर बन चुका था। और हासेगावा की ये चीज तो नारुमी को बिल्कुल नहीं पसंद आती क्योंकि उसके हिसाब से उसको एडवाइजर बनना चाहिए था, ना कि हासेगावा को। लेकिन सिनोमिया नारुमी को समझाती है कि नारुमी जैसा अब तक डिफेंस फोर्स में है ही नहीं जो उसकी पोजीशन को रिप्लेस कर सके। और अगर बात आई उस डिजास्टर में मौजूद सभी मेगा मॉन्स्टर की तो उन सभी की बॉडी को प्रिजर्व करके रख रखा है, जिसमें तो नंबर 12 की कंपैटिबिलिटी तो होशना के साथ मैच भी हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन सभी मॉन्स्टर के पास काफी हाई इंटेलिजेंसी और काफी स्ट्रॉन्ग विल थी, जिससे उनके बनाए गए वेपन को कंट्रोल करना काफी ज्यादा डेंजरस है। और अगर बात आई उस डिजास्टर के बिग बॉस मिराई के एरा मॉन्स्टर और नंबर 9 की तो उसको तो लेवल 6 के प्रोटोकॉल में सील करके रखा है जो कि काफी ज्यादा डीप वर्ल्ड के अंदर है। और अब आखिरी में बचा अपना काफका हिबिनो, जिसको काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने के लिए मना किया गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे वर्ल्ड को काफका की आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है और अगर काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हुआ तो वे लोग काफी बड़े खतरे में आ सकते हैं। सो दैट्स द रीजन काफका अपनी एक नॉर्मल सी ह्यूमन लाइफ जी रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिराई के एरा मॉन्स्टर खत्म तो इस दुनिया के सारे काइजूस खत्म
में नहीं, अभी भी इस वर्ल्ड के अंदर काइजू के डिजास्टर अलर्ट आ रहे थे, जिससे काफ्का वहां पर मौजूद सभी लोगों को अपनी ह्यूमन फॉर्म से प्रोटेक्ट करता है, ना कि काइजू से। एंड जब काफ्का सभी लोगों को सपोर्ट कर रहा था वहां से बाहर निकलने के लिए, तो तभी वे देखता है वहां पर 2 बच्चे फंस चुके हैं। और अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो वे दोनों के दोनों बच्चे काफ्का और मीना के चाइल्डहुड जैसे लग रहे हैं। एंड जिस काइजू के अपीयर होने का डिजास्टर अलर्ट आया था, वे काइजू उन दोनों बच्चों के सामने आ जाता है। एंड उन दोनों में से मौजूद वो लड़की जो मीना जैसी लग रही थी, वे उस लड़के को बचाने के लिए आगे आ जाती है। मींस फाइट करने के लिए तैयार थी उस बॉय को बचाने के लिए। एंड जैसे ही वो मॉन्स्टर उन दोनों को खाने के लिए बढ़ता है, तो तुरंत ही काफ्का काफी तेजी के साथ उन दोनों को बचा लेता है। और काफ्का ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने लेग्स को ट्रांसफॉर्म किया था। एंड इसके बाद काफ्का उन दोनों बच्चों को बचाने के लिए उन दोनों से एक प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि एक सीक्रेट वे उन दोनों को दिखाने वाला है और इसके बारे में वह किसी को भी ना बताएं। एंड काफ्का उन दोनों के सामने ही काइजू नंबर 8 की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड काफ्का स्टिल फाइट एज अ मॉन्स्टर 8। तो यार इसी के साथ काइजू नंबर 8 की मांगा एंड होती है। एंड मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना कि तुम्हें इस मांगा की एंडिंग कैसी लगी। और तुम्हें फेस कैम का रीजन तो पता ही होगा कि मैं आखिर क्यों फेस कैम कर रहा हूँ। कॉपीराइट इशू, याद है ना, 4 कॉपीराइट स्ट्राइक। हाँ, तो मैंने दोबारा से रिस्क लेके वीडियो बनाई है, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर तुम लाइक भी नहीं कर सकते तो एक बार अच्छे से कमेंट कर देना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, तुम मुझे बताना कि तुम्हें इस मांगा की एंडिंग कैसी लगी। और अभी के लिए आप सभी को सायोनारा। रखा है खौफ करी बहुत, मारा मारी गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे बहुत, दिया पलट मैंने तखत तेरा